नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 जो इस बार आपकी हो रही है, तो यहाँ पे हिंदी का पेपर आ चुका है। और ये पेपर दोस्तों हमें जो भेजा है, उनका नाम तो खैर डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन वीडियो क्रिएशन के नाम से उनका नाम था चैनल पे। उन्होंने ये पेपर हमें शेयर किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो भी पेपर आपके लग रहे हैं फ़िलहाल आपके अलग अलग ज़िलों में, तो सारे पेपर दोस्तों जैसे जैसे आ रहे हैं आपको करवा दिए जा रहे हैं, आपको दे दिए जा रहे हैं। इन पेपर की साथियों अगर आपको पीडीएफ फाइलें चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। जो चैनल का नाम है एजुकेशन लाइन, वही ऐप का नाम है। जाइए डाउनलोड करें और अपनी कक्षा के पेपर देख लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करने वाले हैं कि इस वीडियो में हमें कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ऐसे कैसे। पहला प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो एक आपको काव्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनमोहनी प्रकृति की गोद में बसा है स्वर्ग, सुख स्वर्ग सा जहाँ, वह देश कौन सा है जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो कुल मिला के जो भारत देश है उसके बारे में बात की गई है। और ये कविताएं फ़िलहाल तो कक्षा 9वीं में है। जब हम पढ़ते थे तो शायद 6ठी या 7वीं में थी भाई, ये कविता हमारी पढ़ी हुई है। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, पढ़ना है और प्रश्नों के आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। तो भारत का मुकुट बताया गया है। तो भारत का मुकुट दोस्तों हिमालय को बताया गया है, ये आप जानते हैं। दिन रात कौन हंस रहा है, तो दोस्तों ये अगर अपन देखें एक बार यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। नदियाँ जहाँ सुदासी दरा बह रही है, सींचता हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो दोस्तों दिन रात हंस रहे हैं, देखिए दिन रात कौन हंस रहा है। तो दोस्तों कौन हंस रहा है, देखिए यहाँ पे अभी अभी बात करी गई है, मैदान गिरी वनों में हरियाली लहराती। ये क्या कर रहे हैं, दिन रात हंस रहे हैं, आनंद में है जहाँ देश, वह कौन सा है। तो सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, यानी कि जो फूल सुंदर पुष्प है वो यहाँ पे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला रहेगा। जिस छात्र ने ये लगाया भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। भारत की धरती किससे भरी पड़ी है, तो अनंत निधियों से, बहुमूल्य धातुओं से, खनिजों पदार्थों रत्नों से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्न में से सुधा शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए अर्थ नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए अमृत का मतलब भी क्या होता है, अमृत ही होता है। पीयूष का मतलब मधु और गरल। तो यहाँ पे जो इसका विलोम शब्द है सुधा का, वो पूछा गया है। आगे देखिए, हिमालय शब्द में समास है। तो दोस्तों हिमालय शब्द में हिम प्लस आलय आपका बन गया। तो हिम प्लस आलय का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अवयवी भाव है, दिगु है, तत्पुरुष है और कर्मधारय है। दिगु तो होगा नहीं। दिगु समास में क्या होती है भाई, गणना आती है। क्या आती है, गणना। मतलब जो अंक आते हैं वो हमारे दिगु समास में जाते हैं। अवयवी भाव में जैसे प्रतिदिन, हर दिन वगैरह इस प्रकार के आते हैं। तत्पुरुष में दोस्तों क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग होने का अर्थ कर, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इसमें कर्ता नहीं होता, कर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कर्मधारय क्या होता है, उसकी विशेषताएं बताता है, ठीक है। तो देखिए हिम प्लस आलय, यानी कि बर्फ़ का जो जगह है, आलय का मतलब क्या हो गया, स्थान। बर्फ़ का जो स्थान है वो क्या हो गया, हिमालय होगा। तो उसकी विशेषताएं बता रही है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। प्रसून शब्द का अर्थ होगा दोस्तों, प्रसून शब्द का आप जानते ही हैं। देखिए फल फूल मीठा प्रसन्न होना। तो प्रसून का आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए यह काव्यांश है। जो ये काव्यांश हमने पढ़ा है वो किस प्रकार का है, श्रृंगार से संबंधित है, करुणा से युक्त है, निवेदन भाव से युक्त है, देशभक्ति से युक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना होगा जो हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। जिसका नदिया मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है, सींचता हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो कुल मिला के यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो ये किस चीज़ की बात की गई है, तो वो हमें बताना, निवेदन भाव होगा, करुणा भाव होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आंसर देना है। इस संसार को क्रम क्षेत्र कहा गया है। मनुष्य संसार में कार्य करने के लिए आता है। संसार की रचना के विषय में विभिन्न धर्मों के अलग अलग मत है और प्रत्येक धर्म ग्रंथ अपने धर्म को सबसे प्राचीन मानते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही भावी जीवन की का निर्माण करता है। कुल मिला के यहाँ पे जो मनुष्य है उसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से वो आता है, क्या क्या सोचता है, क्या कार्य करता है। भारतीय दर्शन ने संदेश दिया है। तो दोस्तों भारतीय जो दर्शन है उसने निष्काम कर्मफल दर्शन पे बल दिया है भाई।
गीता भी जो है वो यही कहती है, निष्काम कर्म कर, यानी कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। तो प्रत्यक्ष में जो जो आपका पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, प्रति है या प्रति है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष में पर उपसर्ग है, ठीक है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो कब करता है भाई, निरंतर कर्म करने से। अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, तो आपकी परीक्षाओं में आप अवश्य पास होंगे। इसके बाद देखिए, नियमित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय हो गया अंतिम जो लगता है लास्ट में, उसको बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नियमित आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इत प्रत्यय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जाड़ा शब्द का अर्थ है। तो जाड़ा है वो सर्दी से लिया जाता है, आप जानते हैं। पशु पक्षी अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो पशु पक्षी अपने जीवन को सफल कैसे बनाएंगे, घास फल खाने से, संतान को पालने से, निरंतर कर्म करने से। तो वही हो जाएगा कि वो भी निरंतर कार्य करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए माने, अपने घोंसलों के लिए माने, किसी के लिए भी, तो वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। मनुष्य का संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य क्या होता है, धर्म का प्रचार करना, धर्म ग्रंथों को समझना, भावी जीवन को सफल बनाना, प्रकृति के तत्वों को जानना। तो भावी जो जीवन है उनको सफल बनाना ही क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक बताइए। तो उपयुक्त जो गद्यांश है, ठीक है, धार्मिकता के बारे में, मनुष्यता के बारे में, उसमें क्या है कि कर्म की मनुष्यता जीवन में महत्व को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आतंकवाद आपको दिया गया है, इंटरनेट दिया गया है, इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। साथ ही उस पेपर की PDF फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी। जो भी पेपर आपके हो रहे हैं सारे के सारे पेपर PDF ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का नाम एजुकेशन लाइन है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर का, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामगढ़ की कक्षा 9 की छात्रा रमा मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कि आपके विद्यालय में शुद्ध पानी की व्यवस्था करवानी है, एक टंकी बनवाई है जिसमें कि सभी विद्यार्थी पानी पी सके, बोरवेल की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज देना। एकदम रियल पेपर जो लग रहे हैं आपके वो ही आपको बताए जाएंगे, और कोई पेपर आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अथवा में आपको दिया गया है, वर्तमान समय में नारी शिक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है। इस बारे में 2 महिलाओं की बातचीत को आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो कोई भी 2 महिलाओं के बारे में आपको लिखना होगा जो कि आपस में बात कर रही है कि नारी का जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आपके शहर की अनियमित बिजली कटौती पर 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों के कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रत्यय है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़े हैं, उपसर्ग जो हिंदी में हो, संस्कृत में हो, किस प्रकार के होते हैं। ऐसे ही प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना होगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेयक होता है उसे कौन सा वाक्य कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है, उसको अपन साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। वाक्यों की अलग अलग श्रेणी होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद देखिए आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आकाश का आप बता सकते हैं, यहाँ पे नभ बता सकते हैं, ठीक है। अनुराग शब्द का विलोमार्थी क्या होगा, ठीक है, अनुराग का बताना आपको। देखिए परसर्ग ने के कारण के क्रिया सदा काल में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ने जो आता है वो किसके काल में होती है, कर्ता ने, कर्म से, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा गया है। तो यहाँ पे अन उपसर्ग लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अविराम का अर्थ है और अभिराम का अर्थ है। तो अविराम, एक तो अविराम और एक अभिराम। अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार बिना रुके हुए। अभिराम का भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आंसर है, उससे वह पाप हो गया। वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग करके पुनः आपको लिखना है। वह अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेषण का लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वह अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे जो विशेषण का लिंग परिवर्तन, विशेषण क्या हो गया, अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, वह अच्छी लड़की है, बस इतना से चेंज करना है। सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा, मतलब बहुत बड़ी जो बात है उसको छोटी सी बात में व्यक्त कर देना। इसके बाद देखें संयुक्त वाक्य को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण आपको देने हैं। कुल मिला के जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग होते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पे जो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, मिश्रित वाक्य 3 होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य बताना है आपको। सरल वाक्य तो वो होता है जो कि जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, 2 चीज़ें जुड़ जाएगी हमारी,
मिश्र में क्या होगा कि कोई प्रधान वाक्य है वो जुड़ जाएगा इस प्रकार से। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कि अत्यधिक कठिन कार्य करना, यानी कि आप बता सकते हैं कि सेना में भर्ती होना एक प्रकार से लोहे के चने चबाना है वर्तमान में, ठीक है। हर कोई सेना में भर्ती नहीं हो सकता, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए फिर से एक और आपको गद्यांश दिया गया है जो आपको पढ़ना होगा, प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, किसी निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको प्रश्नों के आंसर देना है। तो आप ये देख लीजिए भाई कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षाओं में। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई करना होगा। तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न हो गया। देखिए हिमकर शब्द का अर्थ लिखना है, जेल की दीवारें कैसी थी, तो ये आप जो पढ़ेंगे ना ऊपर, उसी में से आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय है वो आपको यहाँ पे देना होगा, बताना होगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम आपको बताना होगा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठक का लेख का नाम बताना है। पहला देखिए जो जयपुर ज़िले में और जोधपुर में 2-3 जगह पेपर हुआ है अभी, वहाँ पे ये प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं। प्रेमचंद का, सालिम अली का, महादेवी वर्मा को बचपन में पंचतंत्र किसने पढ़ाया था, सिखाया था। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन सा है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है भाई। ललगद की काव्य शैली को क्या कहा गया है, कालिंदी शब्द का अर्थ बताना है। मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में, रीढ़ की हड्डी पाठ। दोस्तों ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग आपकी सभी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, पढ़ लेना भाई। देखिए मेरे प्रसंग की औरतें, प्रेमचंद के फटे जूते हो गया, लेखिका उर्दू हो गया, छोटी बच्ची बेलों के प्रति क्या प्रेम था, हीरा मोती जिनका नाम था, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर क्या होगा, किसान किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, मृत्यु का तरल दूत है। दोस्तों ये सारे ऑलरेडी आपको बता दिए गए थे पहले ही, इनको आप जरूर देख लेना भाई। लेखिका की नानी आज़ादी के बाद मनुष्य की ईश्वर की क्यों खोज कर पाता है, ये सब आपको देखना होगा। इसी बात देखिए यहाँ पे उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति के बारे में विचार आपको बताना है। 32 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उसकी किस विशेषता को बताया है। काम पर जाते ही बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों को लिखना है। अंतिम प्रश्न था यहाँ पे आपको, देखिए ये जो प्रश्न थे आपके बड़े, उनमें सब में अथवा आपको दिया गया है। आपको बताया कि नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बता दिया गया था ऑलरेडी कि बड़े प्रश्नों में आपको अथवा दिया जाएगा इस बार। अब इनमें से आप कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक के बारे में आपको बताना होगा। तो ये पेपर हो चुका है आपका, देख लेना अच्छे से, एकदम रियल पेपर आपको बताया गया है। PDF ऐप पे मिल जाएगी। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।